नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। राजधानी रांची स्थित राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखा। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा के दौरान तनाव से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल की है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज इस कार्यक्रम से लाखों की संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि सफल होने के लिए बच्चों को किसी भी काम को कल पर नहीं डालना चाहिए, उन्हें आज के काम को आज ही निपटाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ लिखने की भी आदत डालनी चाहिए। You asked the question again. Yeah. How much helpful this program is in easing tension of? This is a very important program. It gives a lot of relief for the stress of the students. From the way the number has been increased from 2018, it was only 22,000. Today it is in lakhs and lakhs. 582% increase over the last year. That means the students are getting motivated how to get out of their stress. That is a great job that our Prime Minister has taken this program. And the students are enthusiastically participating, cutting across the regions of our nation. Everybody is asking. One student has asked how he is managing the stress. That is the involvement it shows from the students community. It is a big success and I think it is a must during the examination month. इस मौके पर स्कूली बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को काफी प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की बातों को भी उन्होंने ध्यान से सुना, जिसका लाभ उन्हें परीक्षा के दौरान मिलेगा। हमारी मैम, वार्डन मैम हमें राजभवन लेके आए और आज हमने राजभवन में हमारे राज्यपाल की उपस्थिति में परीक्षा पे चर्चा राजभवन में उपस्थित हो रहे करिकुलम के द्वारा प्रधानमंत्री का जो संवाद हुआ दिल्ली में, उसको हमने सुना। हमने वहाँ से बहुत सारे अच्छे टिप्स, जैसे तनाव सबसे बड़ा प्रमुख कारण, वहाँ सभी लोगों ने अलग अलग जगहों से पूछा कि तनाव सबसे बड़ा कारण रहा। तो तनाव मुक्त होने के लिए हमें प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया कि हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें अपना जो टाइम टेबल है उसको बना के चलना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक, और अगले दिन कैसे काम करें उसके लिए करें। और यहाँ राज्यपाल के साथ हमने चलते हुए कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को देखा और इसमें हमें बहुत कुछ सीख मिली कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसे हमें लिख कर प्रयास करना चाहिए और जो क्लास में हमें रोज़ पढ़ाया जाता है उसे शनिवार और रविवार को हमें पढ़ना चाहिए। शिक्षिकाओं और अभिभावकों ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल की ओर से दिए गए टिप्स उनके जीवन में काफी काम आएंगे। शिक्षकों के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को भी याद दिलाया कि उन्हें भी बच्चों पर ध्यान देना है कि जो पढ़ाया जा रहा है ये वो जहाँ फिसल रहे हैं उनको वहाँ पर उनको हाथ पकड़कर आगे लाना है और शिक्षक जैसा करेंगे बच्चे उन्हीं का अनुकरण करेंगे। तो उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान दिलाना है। बच्चे को लिखने के लिए उत्साहित करने के लिए बहुत ज़ोर से उन्होंने स्ट्रेस दिया कि जब तक बच्चे लिखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। और एक गजेट्स के बारे में बच्चों को कहा गया कि बच्चे भी कम उपयोग करें और शिक्षक भी वही उनको संदेश दें कि गजेट्स का अति सर्वत्र वर्ज्यते उनका कहना था। तो जो मोबाइल्स का है उसका उपयोग सही तरीके से करें। इधर झारखंड के राज्यपाल ने एक कार्यक्रम के तहत राजधानी रांची में अति महत्वपूर्ण स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के मामले में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा अपना काम किया जा रहा है, जहां तक उनका व्यक्तिगत मानना है कि पार्टी इस प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व नहीं है। इस मौके पर माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दो राजनीतिक पार्टियों के बीच अनावश्यक रूप से टेंशन क्रिएट किए जा रहे हैं। उनका हमेशा से मानना है कि कानून सर्वोपरि है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री यदि प्रवर्तन निदेशालय के सम्मान का रिस्पांस
आज नहीं कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। झारखंड के वर्तमान कानून व्यवस्था पर संतोषजनक स्थिति नहीं देखी जा रही है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। This is a guesswork what you are saying, but ED got its own duty to perform, and I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. I will tell you one thing always. Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. That will not work out. If CM is not responding today, he has to respond tomorrow. That no, I am always stressing on one thing, that what is the action taken by the law enforcing force. As a true citizen, we must obey to it. Sir, how is Raj Bhavan watching the law and order situation, the present ongoing in Jharkhand? The law and order situation is not very satisfactory. That I have expressed this too many times. The action has to be taken. But any situation comes, we will face it. इधर राजधानी रांची में 29 जनवरी का दिन पूरे शहर में हल्ला बोल का रहा। विभिन्न स्थानों से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता रांची के मोराबादी मैदान में एकत्रित होकर रैली की शक्ल में धारा 144 को उल्लंघन करते हुए कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के समीप और उसके बाद राजभवन के समीप तक सैकड़ों की संख्या में राज्य के कई जिलों से आए महिला और पुरुष कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। ये विरोध प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर दबिश बनाने के विरोध में एवं केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को अपदश करने की साजिश करने के विरोध में रहा। इस दौरान सुरक्षा बलों को झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को नियंत्रण रखने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। हालांकि स्थिति को देखते हुए रांची के कई संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार हमारे झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को बेवजह परेशान कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं जी? क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को बेवजह परेशान ना करें। बीजेपी सरकार के इशारे पर ईडी परेशान कर रहे हैं। कराना चाहते हैं कि जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं इस देश में, उन सरकारों को आज अस्थिर करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है और झारखंड राज्य इसमें अछूता नहीं है। और आपको बताना चाहते हैं कि आज हम यहाँ की जनता को, झारखंड राज्य की जनता को आह्वान करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आज उन्हें घर से निकलने की जरूरत है और इन बेईमानों के विरुद्ध आज लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस राज्य के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ की जनता और आम आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब गुरबा वहीं राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में झारखंड के केंद्रीय प्रवक्ता और पार्टी के महासचिव के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड में चल रहे वर्तमान सियासी हलचल एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से रहे झारखंड के मुख्यमंत्री से प्रवर्तन निदेशालय विगत दिनों हुए मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ के विषय बिंदुओं को बताया और ईडी द्वारा मुख्यमंत्री को 10वां सम्मन की पूछताछ के लिए आने वाले 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में आने की बात कही। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 20 जनवरी को ईडी के 7 सदस्यीय टीम सीएम आवास पर पहुंची थी। ईसीआई 25/22 के संबंध में 17-18 सवाल किया गया। चुनाव आयोग के हलफनामे में जिसका जिक्र किया गया था, इस संदर्भ में सवाल किया गया। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री व्यक्तिगत काम से दिल्ली गए हुए हैं और आने वाले 31 जनवरी को दिन के 1 बजे प्रवर्तन निदेशालय को समय दे दिया जा चुका है। तब फिर अनुमान लगाने की बात आधारहीन और तथ्यहीन है। प्रवर्तन निदेशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी।
पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है, उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी, 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए, जो ज़्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल्ड प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे, और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया, जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में, तो हम तो तैयार हैं 31 को। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा, पिछले बार भी आपने पूछा था, इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। तो ये तरह तरह के भ्रम आखिर कौन उत्पन्न करवा रहा है? और इधर बाबा बागेश्वर धाम उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को पलामू उपायुक्त के द्वारा प्रशासनिक और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था, जिसे चुनौती देते हुए हनुमंत कथा आयोजन समिति ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने बाबा बागेश्वर धाम के प्रस्तावित कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रदान की है और पलामू उपायुक्त के आदेश को निरस्त किया है, जिसमें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया गया था। बाबा बागेश्वर धाम उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित 10 से 15 फरवरी तक के कार्यक्रम को पलामू उपायुक्त के द्वारा प्रशासनिक और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था, जिसे चुनौती देते हुए हनुमंत कथा आयोजन समिति ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने बाबा बागेश्वर धाम के प्रस्तावित कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रदान की है और पलामू उपायुक्त के उस आदेश को निरस्त किया है, जिसमें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया गया था। चक्रधरपुर के भारत भवन परिसर में सृजन महिला विकास मंच के द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जोभा मांझी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी हांसदा, महिला रेल पुलिस से सब इंस्पेक्टर ज्योति कुमारी सहित अन्य मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में चक्रधरपुर और सोनवा प्रखंड के 300 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी सदस्यगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सृजन महिला विकास मंच के द्वारा संचालित मुख बधिर विद्यालय के बच्चियों ने स्वागत गान प्रस्तुत करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सुरबुरा ग्राम पंचायत पर संस्था द्वारा गठित बाल मंच के बच्चों ने बेटी बचाओ पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नुक्कड़ नाटक के प्रभावी मंचन से सभी ने कलाकारों की सराहना की। वहीं
पदमपुर, कोटुवा, लौडिया से गरिमा मंच के महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसके बाद संस्था सचिव नरगिस खातून ने बताया कि संस्था 28 वर्षों से जिले में बाल अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विवाह जैसे जटिल मुद्दों पर कार्य कर रही है। साथ ही बताया गया कि संस्था के द्वारा प्रत्येक गांव में महिलाओं का गरिमा मंच बनाया गया है, जिसमें वैसी महिलाओं को रखा गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं अपने अधिकारों की जानकारी से कहीं न कहीं समाज से दूर हो रहे थे। संस्था का प्रयास है कि इन महिलाओं को हर तरह के प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आजीविका के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके। वहीं मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि सृजन महिला विकास मंच की शुरुआत एक छोटे से कमरे पर रिबन काटकर उनके ही द्वारा किया गया था। उन्होंने संस्था सचिव नरगिस खातून की प्रशंसा करते हुए बताया कि संस्था यूं ही इतनी आगे नहीं बढ़ी है, इसमें नरगिस खातून की कड़ी मेहनत शामिल है। उसने अपने खून से सींचकर इस मुकाम को पाया है। आज जरूरतमंद की सेवा करने का पर्याय बन चुकी है चक्रधरपुर की सृजन महिला विकास मंच संस्था। मंत्री जोभा मांझी ने संस्था को हर संभव मदद की बात की है ताकि जरूरतमंदों की सेवा का ये कार्य रुकने ना पाए। ताली बंद नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी बहनों से अपील करना चाहूँगी, हम सभी बहनें नरगिस के जैसा हम लोग को मेहनत करना है। शुरू के क्रम में जब हम लोग इस संस्था का शुरुआत हुआ, उदय हुआ, उस दिन एक छोटे से कमरे में फीता काट करके उसको हम लोग ने शुरुआत किया। और उस वक्त नरगिस गाड़ी तो नहीं चलाती थी, पैदल साइकिल से भी गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार करती थी। और सभी हम सबों जैसा आप जैसे बहनों से जुड़कर और उनके साथ विचार विमर्श कर क्या उस गांव में वैसे बालक बालिकाएं जो जिनके माता पिता नहीं हो, कमजोर हो, वैसे बच्चों को किस तरह से संस्था से जोड़कर उनके भविष्य, उनके शिक्षा का क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में करते रही। वो सारी महिलाएं, सबसे पहली बात कि सारी महिला हो और दूसरा धर्मनिरपेक्ष को लेकर चलना। हमारे सारे दोस्तों के साथ मिलकर 96 से शुरू करी वो एक अभियान था। ना उस वक्त एक स्वार्थ था कि हमें कुछ, ना आज स्वार्थ है कि हमें पैसे कमाने के लिए करना है, ना कि हमें फंड लेना है, ऐसा सोच कभी नहीं आया। और आज इसीलिए भगवान का बहुत बहुत, खुदा का बहुत बहुत करम है कि आज जिस मुकाम पे हैं ये ऊपर वाले का देन है। और आप सब सारे बच्चे और आप सब बड़े दीदी बहनों और बेटियों का आशीर्वाद है कि शायद यहाँ हूँ। यहाँ से लेके राज्य तक एक अगर महिला मुद्दा पर नाम आता है और बच्चों पर नाम आता है तो लोग सृजन महिला विकास मंच का नाम देते हैं। इसकी शुरुआत भी जब ऑफिस की मैंने छोटी सी की थी, उस वक्त भी हमारी मंत्री महोदया जो झारखंड की पहली मंत्री, बिहार समय की मंत्री थी, उन्होंने उस वक्त इनकी शुरुआत की थी। इधर जिला पुलिस द्वारा गुम मोबाइल को वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की मुहिम निरंतर जारी है। इसी के तहत 7वें चरण में 351 मोबाइल उनके मालिक को एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की गई है। इस मौके पर काफी संख्या में मोबाइल मालिक और वरीय पुलिस पदाधिकारी, अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद थे। इस मुहिम के तहत प्रथम चरण में 88, दूसरे चरण में 93, तीसरे चरण में 622, चौथे चरण में 157, पांचवें चरण में 192, छठे चरण में 285 और सातवें चरण में 351 मोबाइल उनके असली मालिक तक पुलिस ने पहुंचाया है। ये सभी मोबाइल या तो चोरी हुए हैं या फिर गुम हो गए, जिसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने पर पुलिस द्वारा अथक प्रयास के बाद उसे हासिल करने में कामयाबी पाई है।
7वें चरण के इस अभियान में एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी मुकेश लुनायत, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एएसपी सुमित अग्रवाल के द्वारा मोबाइल मालिक को मोबाइल प्रदान की गई। इस दौरान एसएसपी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में मोबाइल का काफी अहम भूमिका है, जिसके गुम हो जाने या चोरी होने पर मोबाइल मालिक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शिकायत दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी के द्वारा उसे ढूंढ निकाले जाना एक सराहनीय कदम है, जिससे वे बधाई के पात्र है। उन्होंने मोबाइल मालिकों से आग्रह किया है कि पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, बावजूद आप अपने इस महत्वपूर्ण हिस्से को लापरवाही में ना खो दे, जिससे आपको परेशानी हो। उसको किस तरीके से हम लोग वापस उसके जो रियल ओनर हैं, जो उसके असली मालिक हैं, उन तक पहुंचा सकें, उसको एक अभियान के तौर पर लिया गया है और कंटिन्यूअस उसका हम लोग लगातार फॉलोअप करते हैं। और इसी का परिणाम है कि इस बार भी हम लोग जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 7वां चरण है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 351 मोबाइल फोन्स आज हम लोग वापस जो उनके ओनर्स हैं, जो उनके वास्तव में जो मालिक हैं, उन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने 6 चरण में, पहले भी प्रथम चरण में 88 मोबाइल, दूसरे में 93, तीसरे में 622, चौथे में 157, पांचवें में 192, छठे में 285 जो हम लोगों ने अक्टूबर माह में किया था। उसके बाद फिर 7वें चरण में भी आज हम लोग 351 मोबाइल फोन वापस करने जा रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम है और सब महसूस भी करते हैं कि अगर एक बार फोन जाता है हम लोगों का, तो कितनी ज्यादा परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। जिस तरीके का अटैचमेंट फोन के साथ होता है और अटैचमेंट से ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है आज के डेट में फोन की, तमाम तरीके के हमारे डेटा, तमाम तरीके के कई बार डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रहते हैं, कई बार बहुत सारी फोटोग्राफ्स उसके अंदर रहती हैं और भी बहुत तरीके का ऐसा डेटा रहता है जो बहुत ही पर्सनल होता है और जिसको लेकर के एक अटैचमेंट स्वाभाविक तौर पर होता है। लेकिन जब वो खोता है तो क्या स्थिति हो सकती है, हम भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने भी अपने घरों में कई बार लोगों को देखा है अपना फोन खोते हुए। तो मुझे लगता है कि आप सब भी कहीं ना कहीं इस मामले में लगी रहे हैं कि जिन लोगों का फोन हम लोग बरामद कर पाए हैं। बहुत सारे थानों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और अगर हम लोग कुल मिलाकर के देखें तो हम लोगों ने लगभग इस बार मोर देन जो है 60% से ज्यादा हम लोगों ने ज्यादातर थानों में 60% से अधिक जो है मोबाइल फोन्स की रिकवरी हम लोग कर पाए हैं। वहीं मुसाबनी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7 सड़क की विशेष मरम्मत योजना का भूमि पूजन सांसद विद्युतरण महतो और विधायक रामदास सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। इसके बाद अतिथियों ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना मद से स्वीकृत मुसाबनी प्रखंड क्षेत्र के कुल 7 सड़कों का विशेष मरम्मतीकरण व निर्माण कार्य किया जाएगा। इस पर 11 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। योजना में मुसाबनी हाता मुख्य सड़क से IRB कैंप तक, मुसाबनी अचू होटल से सोनागढ़ा सड़क, बड़ा घाट सड़क, मुसाबनी हाता मुख्य सड़क से चाकुलिया सड़क और लेंजो बेड़ा सड़क की विशेष मरम्मत का काम 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी से होगा। मालूम हो कि 6 सड़कों की विशेष मरम्मत योजना का पूर्व में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन शिलान्यास किया था, जिसका भूमि पूजन हुआ। मौके पर DSP चंद्रशेखर आजाद, थाना प्रभारी अंचित कुमार, ग्राम प्रधान गौरव कुमार किस्को आदि उपस्थित थे। 3 रोड पैकेज में बन रहा है, जैसे धोबनी लगभग 5 किलोमीटर, 13 किलोमीटर टोटल है और लगभग 9-10 करोड़ के लागत से बनेगा। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो रिपेयरिंग है उसी के तहत ये बन रहा है। अच्छी बात है कि शहर में जो आसपास काफ़ी टूटा फूटा था बहुत दिनों से, ये अगर बन जाए तो बढ़िया है। देखिए ये रोड लगभग जिला परिषद का फंड से शायद बना है, तो हम लोग ने आग्रह किया जो ये रोड टूट गया है तो इस रोड का उसका बदले में जितना टूटा है, स्कूटी भी इंजीनियर चीफ इंजीनियर किसी को हम लोग लिखित रूप में देगा। जो इस पैसा है बगल में आरियो का रोड है उसको डाइवर्ट कर दी जाए, रोड बेहतर हो जाए ताकि शहर में चकाचक रहे। उसी के तहत अभी विधायक जी इसमें सहमत जाता है किसी रोड को ही रिपेयर कर दिया जाए जो बगल में टूटा होगा। आज दूसरे और भी एक ये है डुकाडी से ये वाला रोड, वो भी कितना ख़राब था, उसको भी आज शिलान्यास किया है। कुल हम समझते हैं आज ही करीब 10.5 करोड़ या 1.5 करोड़ 11-12 करोड़ रुपया का आज सड़क का हम शिलान्यास किए और जिसमें आने वाला समय में इस तरह का
एक भी सड़क यहाँ ना बनाने में अधूरा रहेगा, ना पुराना सड़क रहेगा। हमारी सरकार इस सब में रोड, रास्ता, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य के लिए गंभीर है। और सरकार की संकल्प है कि हम सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, काम करेंगे। जो राज्य की सरकार में हेमंत सोरेन का ने बहुत यहाँ का झारखंड के हित में सरकार काम कर रही है। वहीं जमशेदपुर प्रखंड में टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा पंचायत प्रतिनिधि और गांव के माझी बाबाओं ने ग्रामीणों के साथ विकास के मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की थी, जिसमें पंचायत क्षेत्र के मुखिया, ग्रामीण महिला और माझी बाबा समेत ग्राम प्रधान उपस्थित हुए। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि गांव की ग्राम सभा में ग्रामीणों की सहभागिता और ग्राम सभा को मजबूत करना और अपने पंचायत को कैसे आदर्श पंचायत बनाया जाए उस पर भी चर्चा की जाए। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आम जनता के लिए लाए गए योजना का लाभ कैसे ले उसके बारे में भी जानकारी दी गई। इस बैठक में विभिन्न पंचायत के मुखियाओं के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को ग्रामीणों के बीच साझा किया गया और वहीं मुखिया के द्वारा देश के विभिन्न राज्य के पंचायत में दौरा किए गए थे, वहां पर भी किए गए कार्यों की और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आम जनता से अपनी बातों को साझा की। यहाँ प्रखंड के माध्यम से बैठक हो रही है, जिसमें टाटा स्टील कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ के जितना मुखिया है, जनप्रतिनिधि है और वार्ड मेंबर है, माझी बाबा है और वहाँ के JSLPS से जुड़े दीदी लोग हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक हो रही है। किस प्रकार से कॉरिडोर क्षेत्र में आगे विकास के रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। हम सभी ने वहाँ हेबड़े बाजार भी गए थे, वहाँ का साझा किए और उसके बाद भी हम लोग को किस प्रकार से प्लानिंग करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, उस पर भी हम लोग बताए हैं। क्योंकि बहुत सा देखा जाता है कि ग्राम सभा करते हैं, उसमें बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए माझी बाबा भी है, हम लोग मुखिया भी है, जनप्रतिनिधि भी है, महिला सभा भी है। इसलिए यही बताया जा रहा है कि आप लोग ग्राम सभा में आइए। ग्राम सभा में जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि है, सभी जानते हैं, तो उसमें भागीदारी अधिक बढ़ाने के लिए एक प्लानिंग किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से गाँव को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी पर बात हो रही है। वही जमशेदपुर के गुलमुरी स्थित अपर नियोजनालय कार्यालय परिसर में एक दिवसीय दंतोपंत ठेगरी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के 18 कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये मेला झारखंड सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित की गई है। इसमें लगभग 500 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जिन्हें जमशेदपुर के 18 विभिन्न कंपनियां एवं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा 1000 वैकेंसी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए मैट्रिक से लेकर ITI तक के शैक्षणिक युवाओं को उनके मेरिट के आधार पर रोजगार प्रदान की जाएगी, जिन्हें 11,000 से 29,000 के लगभग वेतन उनकी कार्यकुशलता के आधार पर दी जाएगी। इस रोजगार मेले की खासियत ये है कि इसमें किसी भी तरह के शहर के बाहर की कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि सरकार के द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देनी है। प्रियंका भारती, नियोजन पदाधिकारी जमशेदपुर। आज हमारे नियोजन कार्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें टोटल 18 कंपनी पार्टिसिपेट की हैं और जिनके द्वारा लगभग 1000 के लगभग में वैकेंसी उपलब्ध कराया गया है। और इस वैकेंसी जो है वो सभी यहीं जमशेदपुर की ही हैं, बाहर की कंपनी नहीं है। और साथ ही सभी प्रकार के क्वालिफिकेशन को दिया गया है, जैसे ITI, मैट्रिक पास, ग्रेजुएशन, ITI का ऑल ट्रेड, फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मतलब सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी का कलेक्शन किया गया है। वहीं सीताराम डेरा के भालूबासा हरिजन बस्ती में रहने वाले नरेश मुखी की पत्नी किडनी की बीमारी से ग्रसित है। आयुष्मान भारत के तहत पत्नी का इलाज नहीं होने से वे काफी परेशान हैं। उन्होंने उपायुक्त को पत्र लिखकर पत्नी के इलाज में मदद करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में नरेश मुखी ने सोमवार को एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी किडनी की बीमारी से ग्रसित है। उनका डायलिसिस प्राइवेट अस्पताल मेडिट्रीना में आयुष्मान भारत के जरिए होता था। वहां डायलिसिस यूनिट बंद होने के कारण ब्रह्मानंद तमुलिया में डायलिसिस कराने गए तो वहां बताया गया कि आयुष्मान भारत के तहत ये संभव नहीं है, कैश में ही ये इलाज संभव है। डायलिसिस के लिए 3200 लगेंगे। आयुष्मान भारत के जरिए इलाज में काफी देर होगी।
उन्होंने बताया कि वह पेशे से टेम्पो चालक है और बेहद गरीब है। ऐसे में आयुष्मान भारत से पत्नी का इलाज नहीं होने से काफी परेशान है। मेरा वाइफ जो है शकुंतला है, उनका ये हेपेटाइटिस बी से गरीब से डायलिसिस होता है और हम उतना सक्षम नहीं है, तब भी हम लोग 3 बार पैसा देकर करा चुके हैं। हम चाहते हैं अभी मेरा वाइफ का डायलिसिस आयुष्मान का द्वारा है, नहीं तो हमारे वाइफ का तबीयत बहुत खराब है। अगर हम उतना सक्षम भी नहीं है कि हर बार हर डायलिसिस सप्ताह में डीसी से मिले तो क्या बोले? डीसी साहब से नहीं मिले अभी तक, एडीसी से मिले। क्या बोले? विमल बैठा जी बात की है उनके पास, उनका सारा डिटेल देने बोले विमल बैठा जी अब भेज दिए हैं, उन्हें बोला मैं बात करूंगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।